हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो बीपीएससी टेस्ट सीरीज की ये 8 वीडियो है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इसको आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड आप नोट्स भी बनाते हुए चलिए। और आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ये, और आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो हमेशा की तरह आज भी आप पेपर और पेन लेकर के बैठिए और अपने आंसर्स को टिक करना स्टार्ट कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं आज की वीडियो में। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संगठन के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता गोल ओरिएंटेड थ्योरी के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन की। ये किसके द्वारा दिया गया था? कोलर, वर्दाइमर, ब्रिक या फिर हल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हल की दी हुई थ्योरी है। ये शायद आप सबने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय वाक्य निम्नांकित में से किस तरह का तर्कना का उदाहरण है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, स्वतः शोध अन्वेषण और एल्गोरिदम मेथड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना में न्याय वाक्य होता है और उसके बाद में स्टेटमेंट दिया गया होता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि कॉग्निशन, ये थिंकिंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे बहुत ही इजी टर्म्स होते हैं। ये लगेगा कि दूसरे से रिलेटेड ही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा ये सब डिफरेंट होता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना संसाधन प्रक्रिया के रूप में निम्नांकित में से किसमें एक आरंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियम होते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। प्रोटोटाइप, संप्रत्यय, आत्मसातकरण और समस्या। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समस्या। समस्या मीन्स या समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है, उसमें क्या होता है, आरंभिक अवस्था होती है और लक्ष्य अवस्था होती है। आरंभिक अवस्था में क्या होता है कि प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट होती है, इसके बाद में उसको सॉल्व करने के लिए थिंकिंग किया जाता है और कुछ नियम का सहारा लिया जाता है, जिसके 2 मेथड बताए गए हैं, स्वतः शोध अन्वेषण विधि और एल्गोरिदम मेथड। दोनों के अपने अपने अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो फिर उसके बाद में इवन ये टॉपिक भी मैंने बीपीएससी एस्टेट के लिए लास्ट टाइम मैंने करवाया हुआ था। लास्ट ईयर जब एग्जाम था तो मैंने ये टॉपिक करवाया हुआ था। वहाँ से जाकर के मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और वो वीडियो चैनल मेम्बरशिप के लिए है, जो लोग मेम्बर बनेंगे, ज्वाइन करेंगे, उनके लिए वो वीडियो वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। और यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में व्यक्ति प्राप्य विकल्पों में से किसी को चुनता है तथा अन्य को अस्वीकृत कर देता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वास्तविक चिंतन, निर्णय करना, तय करना या फिर चंकिंग। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तय करना। यहाँ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से हम किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं, बाकी को हम नहीं चुनते हैं। तो किसी भी ऑप्शन को हम किस तरह से चुनते हैं? हम थिंकिंग करते हैं, वहाँ पर हम अपना रीजनिंग भी लगाते हैं। इसके बाद हम किसी डिसीजन पे, फाइनल डिसीजन पे पहुँचते हैं, फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं और फाइनली हम उस ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तय करना, यानी कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन फॉर्मेशन, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमा का 2 सबसे सामान्य प्रारूप निम्नांकित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। दृष्टि एवं देशीय, श्रव्य एवं स्पर्श, दृष्टि एवं श्रव्य, दृष्टि एवं स्वादन। तो यहाँ पे प्रतिमा के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि जो हमारे मन में इमेज बनती है, तो उस दौरान हम लोग उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मली किस चीज़ की प्रतिमा बनती है? तो ज़्यादा देखा जाता है कि हमारी ऑडिबल मेमोरी और हमारी विजुअल मेमोरी जो होती है उससे रिलेटेड प्रतिमा एक नॉर्मली बनती है। ये बहुत ही कॉमन सा ये प्रोटोटाइप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस में समस्या समाधान की गारंटी अगर ठीक से उसका उपयोग किया जाए तो सुनिश्चित होता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। प्रयास एवं त्रुटि, एल्गोरिदम मेथड, स्वतः शोध विधि और पूर्व ज्ञान का उपयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्गोरिदम मेथड। एल्गोरिदम मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन बिल्कुल पक्का होता है, सॉल्यूशन की फुल गारंटी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्य अन्वेषण एवं साधन साध्य विश्लेषण विधि निम्नांकित में से किसका एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। एल्गोरिदम मेथड, मानसिक परीक्षण, स्वतः शोध अन्वेषण विधि और कार्यात्मक स्थिरता। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वतः शोध अन्वेषण विधि। इसमें क्या है, इसमें 3 सब मेथड दिए हुए हैं इसके, जिसमें से कि ये दोनों है पश्य अन्वेषण विधि और साधन साक्ष्य विश्लेषण विधि, जिसका कि उपयोग किया जाता है। स्वतः शोध अन्वेषण विधि होती क्या है? तो जनरली इसमें टाइम कम लगता है, जहाँ से सॉल्यूशन निकलने के चांसेस हमें दिखते हैं उस सॉल्यूशन पर ज़्यादा काम किया जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन में टाइम तो कम लगता है, लेकिन सॉल्यूशन की पूरी गारंटी नहीं होती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक को छोड़कर सभी समस्या समाधान में बाधक सिद्ध होते हैं? वृत्ति, उत्तेजन, कार्यात्मक स्थिरता और आगे की ओर उत्तरोत्तर बढ़ना। तो समस्या समाधान में बाधा के रूप में कौन सा काम करता है, कौन सा पॉइंट काम करता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगे की ओर उत्तरोत्तर बढ़ना। वैसे देखा जाए तो जब हम वृत्ति की बात करते हैं तो कई बार वृत्ति भी समस्या समाधान में एक तरह से बाधा का काम करता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के हमारा एक मेंटल सेट हो जाता है कि उस चीज़ को हमें वैसे ही यूज़ करना है, तो हम फिर उसका दूसरा यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद उत्तेजन की हम बात करें तो उत्तेजन तो जनरली हमें सहायता करता है, अराउजल जब हम होते हैं तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसका भी लेवल सेट है कि जब मॉडरेट लेवल पर हम होते हैं, यानी कि यार्क-डॉडसन लॉ की जब हम बात करते हैं, जिसको कि उल्टा यू से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर जब ये मिडिल लेवल पर होता है तो समस्या समाधान बहुत ही हायर होता है, और जब ये लो या बहुत हाई होता है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में कार्यात्मक स्थिरता की जब हम बात करते हैं, फंक्शनल फिक्स्डनेस जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये भी दोनों तरह से काम करता है, यानी कि कई बार हमारा जो काम करने का तरीका होता है उसी तरह से हमारा एक सेट हो जाता है, उस चीज़ को हम वैसे ही करते हैं, और कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो भी बाधक सिद्ध होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस यहाँ पे दोनों ही तरह से काम करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति निर्णय प्रक्रिया का क्षतिपूर्ति मॉडल का उपयोग तब करते हैं जब, यहाँ 4 ऑप्शन है। खतरा कम होता है, खतरा अधिक होता है, अन्य लोग जब उसका प्रेक्षण कर रहे होते हैं, या समस्या सरल होती है। तो क्षतिपूर्ति मॉडल क्या होता है कि इसका यूज़ ज़्यादातर तब किया जाता है जबकि ज़्यादा रिस्क होता है, तब हम यहाँ पे इस मॉडल को यूज़ करते हैं। ये डिसीज़न मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग का एक ये इंपॉर्टेंट मॉडल है, और आपको कमेंट करके बताना है कि इस मॉडल को किसके द्वारा दिया गया था। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कि मानव में भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, निम्नांकित में से किसने दिया था? स्किनर, इबिंगहॉस, चॉम्स्की और ब्रूनर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉम चॉम्स्की ने बताया था कि हमारे अंदर क्या है, भाषा सीखने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। एलईडी थ्योरी में इन्होंने अपने सारे टर्म्स के बारे में बताया था, अपनी थ्योरी के बारे में बताया था इन्होंने, और इनकी ये थ्योरी काफ़ी फेमस भी रही थी। तो चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आप जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि LAD का फुल फॉर्म क्या है। LAD थ्योरी नॉम चॉम्स्की के द्वारा दी गई। आपको इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट में लिख करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण में समान गुणों का समुच्चय कहलाता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। प्रत्यक्षण, विश्लेषण, तुलना या फिर संश्लेषण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन में अचेतन का कार्य कहलाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सत्यापन, अंतर्निर्वेशन, ज्ञानानुभूति या फिर आंकड़ों का संग्रह। तो सृजनात्मक चिंतन में अवचेतन, क्योंकि हम लोग अनकॉन्शियसली हम लोग उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? तो इसको यहाँ पे अंतर्निर्वेशन वर्ड से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्विवैकल्पिक समस्या समाधान की क्षमता सबसे अच्छी पाई जाती है किसमें? बंदरों में, रैकून में, चूहों में या फिर बच्चों में। तो द्विवैकल्पिक समस्या समाधान ये किसमें ज़्यादा प्रॉपर पाया जाता है? तो देखा गया स्टडीज़ में कि ये बंदरों में ज़्यादा अच्छा पाया जाता है, और इससे रिलेटेड आपका रिसर्च भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं, जिसमें कि बॉक्स एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस है, छड़ी एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
संप्रत्यय निर्माण को जांचने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। फ्रायड का परीक्षण, कासानीन और हॉफमैन परीक्षण, WJJ गार्डन का परीक्षण और ऑर्थर जेनसन का परीक्षण। तो यहाँ पे संप्रत्यय निर्माण को हम कैसे जान सकते हैं कि किसके अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का लेवल कितना हाई है या लो है या मॉडरेट लेवल का है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, कासानीन हॉफमैन टेस्ट जो है, इसके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है संप्रत्यय निर्माण के लिए, और इसको कासानीन और हॉफमैन ने ही इसको डेवलप भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्ययों का निर्माण होता है कैसे होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अमूर्त के अधिगम से, चीज़ों की विशेषताओं के नाम सीखने से, समान विशेषता वाली वस्तुओं को एक समूह में देखने से, या फिर उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे बनता है जब हम एक जैसी विशेषता वाली चीज़ों को एक ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि जंगली जानवर की बात करें तो उनकी कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं, पेट्स की बात करें तो उनकी कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके बेसिस पे हम दोनों को अलग अलग कर पाते हैं। तो इस तरह से एक फॉर्मेशन हमारा कॉन्सेप्ट हमारे अंदर डेवलप होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान कभी कभी आकस्मिक होता है क्योंकि यह लंबे उद्भवन काल के बाद होता है। नेक्स्ट है, यह मूल रूप से अचेतन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, चिंतन में भटकाव हो जाता है। और लास्ट है, चिंतन कदाचित ही तार्किक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये लंबे उद्भवन काल के बाद होती है। तो आकस्मिक क्या होता है, कब होता है ये? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक के बारे में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब व्यक्ति चुपचाप वहाँ से अपना माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट करके बैठ जाता है और अचानक से उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 प्रक्रिया होती है, उद्भवन की प्रक्रिया और उसके बाद में प्रबोधन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उद्भवन में क्या होता है कि जैसे कि आप नेगेटिव समझ सकते हैं कि पुराने टाइम में, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले कह लीजिए, 20 साल पहले वो रील वाले कैमराज आते थे। तो पहले उसे फोटो क्लिक करने के बाद में उसकी नेगेटिव निकाली जाती थी। तो नेगेटिव क्या होती थी, उसमें हमें एक आकार दिखता था लेकिन पिक्चर हमें परफेक्ट नहीं होती थी। तो उद्भवन में सेम ऐसा ही होता है कि हम शांति से बैठे हैं, अचानक से हमें लगता है कि हमें तो सोल्यूशन मिल गया और हमारे सामने उसका एक आउटलाइन, आंसर का एक आउटलाइन बन जाता है, और उसके जस्ट बाद का जो प्रोसेस होता है वो प्रबोधन का होता है, जिसमें कि हमारे सामने फोटो पूरी क्लियर होती है, यानी कि समस्या का समाधान हमें कंप्लीटली मिल चुका होता है। क्योंकि ये दोनों प्रोसेस इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें समझ नहीं आता है, लेकिन ये दोनों 2 अलग अलग प्रोसेस हैं। इससे रिलेटेड करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एंड क्या होता है कि जब हम समस्या से अपना ध्यान हटा लेते हैं तो अनकॉन्शियसली, अचेतन रूप से भी उसका सॉल्यूशन हमारे दिमाग में चलता रहता है, यानी कि हमारा जो अचेतन माइंड है वो कई बार ऐसे सॉल्यूशंस को खोजता रहता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रॉब्लम के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में पूरी रात सोचा, लेकिन सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आपको सॉल्यूशन अपने आप ही मिल जाता है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनात्मकता में मूल रूप से निहित है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अभिसारी चिंतन, साश्चर्यात्मक चिंतन, उपसारी चिंतन, या फिर प्रतिबिंबात्मक चिंतन। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिसारी चिंतन, जिसको कि आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। तो ये वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है कि कई बार ये घुमा फिरा करके पूछ लेता है। सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन और आगमनात्मक थिंकिंग, ये एक ही चीज़ें होती हैं लगभग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणी थे। कौन थे अग्रणी? गाल्टन, गिलफोर्ड, बोलेक और टॉरेंस। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने ही ये टर्म भी दिया था, एंड गिलफोर्ड ने ही अभिसारी और अपसारी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, और इनका टेस्ट भी है जिससे कि हम सृजनात्मकता को मेजर कर सकते हैं। टॉरेंस का भी टेस्ट है, गिलफोर्ड का भी टेस्ट है, लेकिन गिलफोर्ड को हम कह सकते हैं कि इनके जो रिसर्चेस हैं वो अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कना में तर्क की दिशा होती है, किस तरह की दिशा होती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, दोनों ओर हो सकती है, या फिर विपरीत दिशाओं में हो सकती है। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि इसमें क्या होता है, सामान्य से विशेष की तरफ में इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट है, चिंतन के बारे में निम्नांकित में से सबसे कम सही कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। चिंतन प्रायः अभिप्रेरित होता है, ये भी सही बात है, ठीक है। चिंतन प्रायः बिना समस्या के होता है।
चिंतन सेट से प्रभावित होता है और चिंतन प्रायः दिशा निर्देशित होता है। तो हम किसी ना किसी एक डायरेक्शन में चिंतन करते हैं। उसके बाद में एक मेंटल सेट भी होता है, ये भी सही है, बिना समस्या के होता है। ये चीज़ थोड़ा सा हमें कम सही लग रही है और ये चिंतन प्रायः अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरणा कैसे होगी? कोई हमारे सामने प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो हम मोटिवेट होते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए। तो हमें ऑप्शन नंबर बी जो है थोड़ा सा ये कम सही लग रहा है। नेक्स्ट है पियाजे मॉडल में ऐसी अवस्था जिसमें व्यवहार का निर्धारण अधिकतर प्रतिवर्तों द्वारा होता है, क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पियाजे की ये थ्योरी पूरी दे रखी हुई है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। नेक्स्ट है निम्नांकित संप्रत्यात्मक नियमों में से किसका अधिगम सर्वाधिक सरल होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। संयोजनात्मक, वियोजनात्मक, प्रतिबंधित या फिर सकारात्मक। तो यहाँ पे सबसे सरल जो होता है वो किसका होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। विशिष्टता, मानसिक वृत्ति, विभेदन या फिर स्थानांतरण। तो इसमें कौन सा प्रोसेस जो है वो सम्मिलित होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए को सही बताया गया है, यानी कि विशिष्टता जो है वो यहाँ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान के सोपान की रचना में नहीं आता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। बाधा निवारण, एल्गोरिदम, स्वतः शोध विधि या फिर साधन साक्ष्य विश्लेषण विधि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाधा निवारण, क्योंकि हम देखते हैं एल्गोरिदम मेथड भी है, स्वतः शोध अन्वेषण विधि में ही ये भी साधन साक्ष्य विश्लेषण भी आता है। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलग अलग तरीके हैं, मेथड्स हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाधा निवारण, इसमें इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन के किस प्रारूप में प्रतीकात्मक रूप से संभावित समाधानों की चेष्टा की जाती है? 4 ऑप्शन है यार। प्रयास एवं त्रुटि, सूझ, तर्कना या फिर सृजनात्मक चिंतन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तर्कना। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्न में से कौन चिंतन की इकाई नहीं मानी जा सकती है? प्रतिमाएं, शब्द, संप्रत्यय या फिर सृजनशीलता। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सृजनात्मकता। नेक्स्ट है भाषाई सापेक्षता की प्राकल्पना को निम्नांकित में से किसने प्रस्तावित किया था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ब्राउन, वोल्फ, लूरिया या फिर टेलर। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वुल्फ की थ्योरी है जिन्होंने भाषाई सापेक्षता के बारे में इन्होंने बताया हुआ था। नेक्स्ट है वह संप्रत्यय जिसमें यह या वह नियम निहित होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सरल संप्रत्यय, मूर्त संप्रत्यय, समुच्चय बोधक संप्रत्यय या फिर वियोजक संप्रत्यय। तो यहाँ पे यह या वह, ये वियोजक संप्रत्यय यानी कि किसी एक कॉन्सेप्ट या तो ऐसा या तो वैसा, ये वियोजकता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित संप्रत्ययों में से किसका अधिगम सर्वाधिक कठिन होता है? स्वीकारात्मक, वियोजनात्मक, प्रतिबंधित या फिर संयोजनात्मक। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिबंधित संप्रत्यय जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। नेक्स्ट है संरचना त्रुटि तथा अन्य वस्तु त्रुटि किसमें पाई जाती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, अनुमानात्मक तर्कना या फिर प्रेक्षणात्मक तर्कना। ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुमानात्मक तर्कना, जिसमें कि अनुमान लगाया जाता है परिस्थितियों को देख करके और तर्कना करी जाती है। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था के संरक्षण सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित में से कौन सा बेमेल है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पदार्थ, लंबाई, ऊर्जा या फिर संख्या। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ऊर्जा, इसका यहाँ राइट आंसर बताया गया है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। आरंभिक प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की तर्कना प्रकृति को निम्नांकित में से कौन सही चित्रित करता है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, सृजनात्मक या फिर एकांतरणशील। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एकांतरणशील जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो, इसमें लगभग हमने 30 से 31 क्वेश्चंस को हमने देखा। एंड आप कमेंट करके बताइएगा कि 30 से 31 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।